हड़प्पा सभ्यता। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के नेतृत्व में ईस्वी सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब की मोंटेगमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की। हिमाचल क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोरीवाला और सौराष्ट्र में लीमड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़, रोजड़ी, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों से सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की सांस्कृतिक का प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस जगह में हमें पाषाण यानी कि पत्थर और तांबे के बहुत सारे औजार, चीजें, वस्तुएं मिली, इसलिए इस युग को हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं। हड़प्पी समय के नगरों का आयोजन भी सुव्यवस्था की बहुत अच्छा था। उन नगरों के बड़े बड़े कोठार और किलेबंदी उल्लेखनीय हैं, यानी कि उनमें बड़े बड़े कोठार यानी कि कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े जो बनाए थे वो थे, और किलेबंदी यानी कि पूरे नगर की जो सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी। वहाँ के लोग गहनों के शौकीन रहे हुए ऐसे भी प्रमाण है, यानी कि इन सारी सभ्यताओं से कुछ गहने भी मिले, तो ऐसा लगता है कि उस समय के लोग भी गहनों के शौकीन रहे होंगे। तीसरी सभ्यता है धोलावीरा। कौन सी है? धोलावीरा। धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? भुज के पास में जो भचाऊ है वहाँ पे ये स्थित है। बड़े रण के खदीर द्वीप यानी कि बहुत सारी रेती के बीच धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला। यहाँ भी मोहनजोदड़ो की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा नगर सिटी मिली है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने भी इस टीले का सर्वेक्षण किया। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया। ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह बिस्त के मार्गदर्शन में ये धोलावीरा किसके मार्गदर्शन में इसका उत्खनन हुआ? उसका 1990 में रविंद्र सिंह बिस्त के मार्गदर्शन में। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफेद रंग से पुताई की गई थी उसके भी अवशेष मिले हैं। नगर की किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। ये दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट से बनाई है। ये पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप में मिले, मतलब ये पूरी नगर की योजना, जैसे कि उसको रंग करने के लिए सफ़ेद रंग का जो उपयोग हुआ वो है। फिर उसको पूरा सुरक्षा की दृष्टि जो किलाबंदी की है वो भी दिखा, और वो जो सुरक्षा की दृष्टि से जो दीवार बनाई गई थी वो बहुत मोटी और पत्थर और ईंट से बनी हुई थी। फिर पानी छानने के लिए भी ऐसा भी वहाँ पे जिसका भी उपयोग किया जाएगा वो भी मिला वहाँ पे। ऐसी व्यवस्था की गई थी जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सके। पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था अद्भुत थी। अब चौथी सभ्यता है लोथल। लोथल जो है वो अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील में भोगवा और साबरमती नदी यानी कि दोनों नदियों के बीच में ये स्थित है। खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मानव बस्ती के 3 स्थल मिलते हैं, यानी कि लोथल पे भी मानव रहे होंगे। उनकी 3 बस्तियाँ मिली, जैसे वही ऊपर के किले में वो प्रशासनिक लोग, बीच में उनके नीचे के जो सेनापति लोग, नीचे सामान्य लोगों का, उस तरीके से 3 स्तर मिले। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह डॉकयार्ड बनाया गया, यानी कि लोथल में हड़प्पा कालीन सभ्यता का बहुत बड़ा बंदरगाह है। ये लोथल की विशेषता है। ये बंदरगाह कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। ये बात गुजरात को गौरवान्वित करने वाली, यानी कि उस समय में गुजरात के अंदर बंदरगाह था, तो इससे गुजरात को गौरव महसूस होता है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। ये सब थी सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं। अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला, जिसके ये स्थापत्य कला वो शिल्प कला थी। शिल्प कला यानी कि उन्होंने कैसे नगर योजन बनाए थे, कैसे पानी की निकासी, कैसे स्नानघर वगैरह। और अभी ये स्थापत्य कला, इसके अंदर पहला आता है मौर्यकालीन स्थापत्य कला। स्तूप एक तरह से गुंबद के आकार का बनाया जाता है, जो कि
बौद्ध धर्म के लोगों को द्वारा ज़्यादा बनाया जाता है। तो पहला है स्तूप किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध के देहावशों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्ध गोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे जो शरीर के, उनको एक पात्र में रखकर उसके ऊपर जो आधा गोला बना के जो टीले जैसी, रेत के जो टीले होते हैं उसकी तरह जो रचना की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। अशोक के समय के 5 स्तूप है। अशोक के समय यानी कि अशोक ने 5 स्तूप बनाए। जैसे पहला सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, बैरत का स्तूप, नंदगढ़ का स्तूप और गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। इसके उपरांत चैत्य, विहार और मठ भी बनाए गए। ये सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग, यानी कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था और उसको आगे तक बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे चैत्य, विहार और उन सब को निर्माण कराया था। स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने गुफा, विहारों, चैत्यों और स्तूपों को की भेंट दी थी। यानी कि जो गुफा हो, विहार होते उसके अंदर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी नहीं, जो बौद्ध धर्म के जो गुरु होते वो लोग रहते थे। उपासना गृह के अंदर बैठकर वो अपने लिए भक्ति करते थे। ये सब उन्होंने, अशोक ने उस समय भेंट की थी। सांची, पहला है सांची का स्तूप। मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। ये सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना है। किससे बना हुआ है? ये पूरा का पूरा ईंटों से बना हुआ है। ये वर्तमान स्तूप से आधे कद का था, मतलब अभी थोड़ा और बड़ा बनाएगा, लेकिन पहले ये आधे ही था। ये बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है। मतलब इसको देख के लगता है कि देखो पत्थरों द्वारा कितनी सुंदर से कुछ भी कला की जाती थी। अब स्तूप के अंदर क्या क्या होता है? पहला होता है हर्मिका। हर्मिका स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। यानी कि ये आपको स्तूप दिख रहा है, इसके अंदर ये देखो जो जालीनुमा जो पूरी चारों ओर लगी हुई, इसको क्या कहते हैं? हर्मिका। क्या कहते हैं? हर्मिका। फिर दूसरा है मेधी। ये स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को, मतलब एक तरीके से आपने कभी परिक्रमा का उपयोग किया है? मंदिर जाते हो तो जो परिक्रमा को जैसे करते हैं ना, उसको बोलते हैं मेधी। फिर है प्रदक्षिणा पथ। मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को हम क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जाते, तो वही स्थल दाहिनी ओर रहे, इस तरह उस स्थल को प्रदक्षिणा की जाती है। फिर है तोरण। तोरण तो आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े गेट होते हैं उनके आगे जो लगाया जाता है, जैसे शादी के समय हमारे दूल्हे जो घोड़े पे बैठ के आते हैं वो भी तोरण दिखते हैं, तो वैसे ऐसे कैसे स्तूपों और मंदिरों के आगे भी तोरण बनाए जाते हैं। तोरण अर्थात 2 स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य। तोरण के नीचे से होकर ही श्रद्धालु, मतलब जो लोग होते हैं वो प्रवेश करते हैं उसके अंदर। अब स्तंभ लेख। ये स्तूप तो हो गए। स्तंभ लेख का मतलब कि पत्थर पर कुछ घिस कर कुछ लिखा जाता है, उसको बोलते स्तंभ लेख। सम्राट अशोक ने स्तंभ लेख शिल्प कला के उत्तम नमूने दिए हैं। ये स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते हैं, यानी कि एक ही पत्थर पर लिखे जाते हैं, फिर उन्हें घिस कर चमकीला बनाते। ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास, नंदगढ़, सांची, काशी, पटना और बुद्ध गया के बौद्धिक वृक्ष के पास बनाए गए थे। ये स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। फिर है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ भी भारत की शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है। जो सारनाथ का स्तंभ है वो हमारा अशोक चक्र जैसा है, जो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे राष्ट्र ध्वज में जो बीचों बीच में है वो सारनाथ का स्तंभ की ही आकृति है। ये दिख रहा है आपको? अब सारनाथ के स्तंभ की विशेषता क्या है? इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए खड़े 4 सिंहों की आकृति, यानी कि एक दूसरे से सटे हुए कितने शेर है? 4। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल होने से सिंहों के नीचे चारों तरफ धर्म चक्र अंकित किए गए, यानी कि सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ के अंदर दिया था, इसलिए उसके नीचे पूरा धर्म चक्र, एक चक्र बना हुआ है। ये चक्र धर्म की विजय बताता है, इसलिए धर्म चक्र कहते हैं। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल की शिल्पाकृति भी है,
स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया, यानी कि हमारा जो झंडा है तिरंगा है उसके अंदर भी इस चक्र को हमें स्थान मिला है, जिसके अंदर कितनी तीलियां होती है 24, और 4 सिंहों की आकृति के भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार भी किया गया है, और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्पाकृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। अब स्तूप हो गए, शिलालेख, स्तंभ लेख हो गए। अब शिलालेख, शिलालेख मतलब कि आपने कहीं देखा होगा जाते समय किसी कहीं दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे तो भी पत्थरों पे कुछ लिखा होता है इस तरीके से, तो वही सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्माज्ञ वाले शिलालेख महत्वपूर्ण है। काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ी पर, पाषाण शिल्प यानी कि पत्थर पर, ये आदि स्थापत्य कला के उत्तम नमूने की प्रतीति कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण भी बनाए जाते हैं जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं, यानी कि हम सबको धर्म को मानना चाहिए। ये शिलालेख पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली और जोंगड़ा, ओडिशा और चेन्नई वगैरह स्थलों में से मिले हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय रास्ते तलहटी में इस प्रकार के शिलालेख मिले हैं। इसके उपरांत गुजरात में पालिताना शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिर और अहमदाबाद के हटी सिंह के जैन देरासर ईस्वी 1847 में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराश कर रखे, यानी कि पत्रों पर कुछ सूचनाएं लिखी होती है वो बनाया जाता है। अब दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, यानी कि अभी तक तो हम मौर्यकालीन पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत में क्या होता है, दक्षिण भारत के मंदिर और वहाँ की जो मंदिर की शैली है और अपने यहाँ की मंदिर की शैली में बहुत अंतर होता है। तो अभी हम दक्षिण भारत की देखते हैं। भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय दौरान अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित किए गए थे। ये स्तूप अर्ध गोलाकार यानी कि आधे गोले वाले, अंडाकार, घंटाकार, घंटी के आकार वाले, सीकर वाले थे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला की उच्च स्तर तक पहुंचाया है। अब है गुप्तकालीन कला। गुप्त युग को तो स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त युग में बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारी गुफाओं का, बहुत सारे क्षेत्रीय मठ, विहार, इन सब का निर्माण हुआ, इसलिए इस काल को तो हम स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त युग में शिला, स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत आदि कलाओं का खूब विकास हुआ है। जबलपुर नीनावा का पार्वती जी का मंदिर, भूमरा नागोड़ा का शिव मंदिर, ऐरन मध्य प्रदेश का नरसिंह मंदिर, जामनगर का गोप मंदिर, स्तूप, क्षेत्रीय मठ, विहार, ध्वज स्तंभ आदि गुप्त युगीन कलाओं के नमूने। इसके अलावा शिल्प कला में सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमाएं, मथुरा की विष्णु प्रतिमा और महावीर स्वामी की प्रतिमा आदि गुप्तकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसलिए गुप्त युग को कला का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कलाओं का निर्माण हुआ, इसलिए इस युग को स्वर्ण युग कहते हैं। आपका चैप्टर आज यहीं तक हम पढ़ेंगे, फिर कल आगे से हम वापस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप जो भी मेन पॉइंट है, जैसे कि मोहनजोदड़ो की जो रचनाओं की जो विशेषता है, हड़प्पा की है, वो आप एक बार रिवीजन करना, और जो मेन पॉइंट है वो आप कॉपी में नोट करके लिखना। थैंक यू।